हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी देश की समृद्धि उसके विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों की खुशहाली पर निर्भर करती है और उनकी प्रगति पर निर्भर करती है। हर एक देश के कुछ लक्ष्य होते हैं, चाहे वो दीर्घकालीन हो, लघुकालीन हो, वित्तीय, सामाजिक तथा नैतिक, कोई भी लक्ष्य हो सकते हैं और ये हर एक देश के लक्ष्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए सरकार सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी संस्थाओं या सेवाओं का गठन करती है जो कि बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो आज का हमारा जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो इसी से संबंधित है, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज आपके सामने इसका फर्स्ट पार्ट प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, बच्चों के लिए सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के बारे में जानेंगे एवं बच्चों के लिए कौन कौन सी संस्था या कार्यक्रम या पहल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका महत्व है क्या। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के, बिना परिवार के वो रह नहीं सकता है। और समाज की बेसिक इकाई क्या है? परिवार। क्योंकि बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है और धीरे धीरे वो और लोगों के कांटेक्ट में आता है। तो परिवार जो है वो समाज की मूल इकाई है। परिवार का मुख्य कार्य, जो एक अहम कार्य है, वो ये है कि उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरतें कितनी पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, इसका परिवार की संरचना से भी संबंध है। एक परिवार में सदस्यों में माता पिता, विभिन्न उम्र के उनके बच्चे और दादा दादी शामिल हो सकते हैं। परिवार की संरचना एक घर से दूसरे घर में भिन्न भिन्न होगी। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग आसपास जो 2 घर हैं उनके परिवार की संरचना एक समान हो। इसके साथ साथ जीवन चक्र के जो विभिन्न चरण होते हैं उन विभिन्न चरणों में भी परिवार की संरचना अलग अलग होती है और सदस्य मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक परिवार हमेशा हमें जो चाहिए वो सभी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी परिवार हमेशा वो सारी चीज़ें नहीं प्रदान कर सकता है जो उनके बच्चों को चाहिए या उनके परिवार के सदस्यों को चाहिए, जो उनके सदस्यों के लिए इष्टतम विकास और विकास के लिए आवश्यक है। तो ऐसी जगह पे क्या काम आता है? समुदाय। प्रत्येक समुदाय जो है वो स्कूलों, अस्पतालों, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरंजन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र जैसी अन्य संरचनाएं बनाता है जो विशेष सेवाएं या सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं और जिन्हें परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
जैसे कि एक बच्चे की आवश्यकता होती है कि पढ़े, वो पढ़ लिख के अपने ज्ञान का वृद्धि करें, तो परिवार के सदस्य घर में ही उसकी पढ़ाई में वृद्धि नहीं कर सकते हैं जितनी चाहिए होती है। एक लेवल तक पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें स्कूल की आवश्यकता है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए समुदाय सहायता करता है। आमतौर पर एक परिवार स्कूलों, अस्पतालों आदि जैसे समाज के अन्य संरचनाओं के साथ अपने सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने की उम्मीद करता है। अब समस्या एक आ जाती है परिवार के सामने। वो अहम समस्या क्या है कि हमारे देश में परिवार अपने सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विभिन्न कारण हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि संसाधनों की कमी। कौन सा संसाधन? विशेष रूप से वित्तीय संसाधन। स्कूल है, स्कूल भी एक साधन है, स्कूल है, लेकिन अगर वित्तीय समस्या है परिवार को तो वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डाल सकता है। तो सबसे बड़ी जो संसाधन की कमी है वो वित्तीय संसाधन की, क्योंकि भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसके अलावा कई बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपने परिवार से विभिन्न कारणों से अलग हो जाते हैं और अपने दम पर समाज का विभिन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। खुद से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमने बात करी कि वित्तीय कमी है, परिवारों में धन की कमी है। तो भारत में जो संसाधनों और सेवाओं की कमी है, बहुत सारे संसाधन कम है, बहुत सारी सेवाएं कम है, तो उनका क्या परिणाम निकलता है? अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने अभी आएंगे। भारत में गरीबी व्यापक है। राष्ट्र के साथ दुनिया के गरीबों का 1/3 होने का अनुमान है। भारत में जितने गरीब हैं वो पूरी दुनिया के 1/3 गरीब भारत में रह रहे हैं। हमारी आबादी का 30% भाग ऐसा है जिनके पास स्वच्छता सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। एक वर्ष में सभी जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से आधे से अधिक बच्चे कम प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा, या जिनको हम जन्म परिचर कहते हैं, उनके द्वारा जन्म दिलाए जाते हैं। ऐसे बच्चे जो उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर और रुग्णता का एक कारण है, क्योंकि बच्चों की जो डिलीवरी है, जो प्रसव कराया जाता है, वो कराने वाली महिलाएं प्रशिक्षित नहीं होती हैं, बहुत कम प्रशिक्षित होती हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में 29.5% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितने लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं गरीबी के कारण। देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। आयोडीन की कमी से बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जागरूकता की भी कमी है। ये इस वजह से आयोडीन नमक का सेवन नहीं करते हैं। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ व्यापक भेदभाव जो पोषण और शैक्षिक परिणामों सहित प्रतिकूल संकेतकों की एक श्रृंखला में परिलक्षित होता है कि जो लड़कियां हैं भारत में और महिलाएं हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, गांव, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी भेदभाव किया जाता है
और इसकी वजह से लड़कों के और लड़कियों के बीच अनुपात घट रहा है और विशेष रूप से जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं वो चिंता का विषय बन रहे हैं। कुपोषण एक ऐसी समस्या है जो सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी देश में आज भी 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 2/3 बच्चे मध्यम या गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि सरकार और समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों के प्रति, क्योंकि हर देश और राज्य की सरकार और वहाँ के समाज का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वहाँ के जो निवासी हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उसमें से जो गरीब परिवार के हैं और चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले नागरिक हैं, उनके लिए विशेष प्रयास एवं नीतियों द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य किया जाए, जिससे कि सभी नागरिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जिएं और बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य एवं प्रेरक परिवेश में समग्र विकास के अवसर प्राप्त हो सकें। तो जिम्मेदारी क्या बनती है सरकार और समाज की? वो ये सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों का जीवन अच्छा हो, उनके देश में जितने भी नागरिक हैं उनका जीवन सुचारू रूप से चले, अच्छा हो। बच्चों और युवाओं को एक स्वस्थ और उत्तेजक वातावरण में विकास करने का अवसर हो, सभी को समान अवसर मिले विकास करने का। कैसे संभव है ये? अगर हम देखें, चर्चा करें इस बात पर, समझें इस बात को, तो ये संभव कैसे है? संस्थाओं की स्थापना कर, विभिन्न ऐसी संस्थाओं की स्थापना करें जिसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को समर्पित कार्यक्रम शुरू किया जाए। यह निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के प्रयासों को भी सहायता प्रदान कर सकता है। ऐसी जो संस्थाएं या संगठन होते हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करें। ये उनका मेन फोकस इस एरिया पर होना चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम इस समय परिप्रेक्ष्य में आते हैं और व्यक्तियों की विभिन्न ज़रूरतों को एक साथ पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और इससे क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं जो कमी से प्रभावित होते हैं, उन कमियों को दूर करके उनकी आवश्यकताओं को सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। तो अब इसकी बुनियादी अवधारणा को देखते हैं। इस पाठ में हम बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों पर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? सोचा है आपने? क्योंकि ये हमारे समाज में संवेदनशील ग्रुप में आते हैं या जिन्हें हम कमज़ोर समूह कह सकते हैं। संवेदनशीलता या कमज़ोर समूह से हम क्या समझते हैं? हमारा तात्पर्य क्या है? समाज में ऐसे व्यक्ति समूह जिनके विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। बहुत से ऐसे समाज में लोग होते हैं जो अगर कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जिन पर उन परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग संवेदनशील या कमज़ोर वर्ग के लोग कहलाते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को संवेदनशील बनाता है? इसको जानने के लिए हमें इन समूह की ज़रूरतों को समझना चाहिए कि ये दैनिक जीवन के दौरान किसी भी व्यक्ति की यदि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो ऐसे व्यक्ति संवेदनशील हो जाते हैं,
क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, इष्टतम आवश्यकताएं हैं, वो पूरी ही नहीं होती हैं, तो ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ऐसे बुजुर्ग संवेदनशील हो जाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। युवाओं और वृद्ध जनों पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, क्या वजह है? क्योंकि बचपन में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और विकास का अगर एक क्षेत्र प्रभावित होता है, वृद्धि एवं विकास का एक क्षेत्र प्रभावित होता है, तो वो और क्षेत्रों को विकास के प्रभावित करता है। ये महत्वपूर्ण है कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, देखभाल, प्यार, पोषण, उत्तेजना के लिए बच्चों की ज़रूरत को समग्र तरीके से पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। कई बच्चे प्रतिकूल अनुभव करते हैं और उस प्रतिकूल अनुभव का विभिन्न परिस्थितियों में, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जो अनुभव वो बच्चे करते हैं, तो ऐसे बच्चों के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। एक लंबे समय तक वो प्रतिकूल सिचुएशन, प्रतिकूल स्थिति अपनी छाप बच्चों पर छोड़ जाती है। वैसे तो सभी बच्चे कमज़ोर या संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति और कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। ऐसे बच्चे संवेदनशील नहीं होंगे जिनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ आराम से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बुनियादी आवश्यकताएं, उनकी और सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। ऐसे बच्चों के संवेदनशील होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में जी रहे होते हैं, जिनकी बुनियादी ज़रूरतें, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और पोषण संबंधी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती हैं, तो वो उनके पूरी विकास को प्रभावित करता है और ऐसे बच्चे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। SOS चिल्ड्रन विलेज और गोद लेना, जो बाल गृह हैं, वहाँ पे इसमें 3 टाइप के घर आते हैं, जिसको ऑब्जर्वेशन होम या संप्रेषण गृह कहते हैं, स्पेशल होम या विशेष घर, और जुवेनाइल होम या बाल सुधार गृह कहते हैं। तो ये सारे संस्था या कार्यक्रम ऐसे हैं जो बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए और बच्चों के संवेदनशीलता में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। सबसे पहले हम एकीकृत बाल विकास सेवाओं को पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा और ICDS योजना बच्चों के विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ICDS अपने बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सबसे प्रमुख प्रतीक है। इसकी विशेषता है कि बच्चों के लिए भारत सरकार कितने प्रतिबद्ध हैं और इनके लिए, भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एक तरफ तो बच्चे की पूर्व शिक्षा देना, उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, कुपोषण, बीमारी एवं कम सीखने की क्षमता से लड़ना, और दूसरी तरफ मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ना। ये ICDS के लिए बहुत बड़ा कार्य है और ये सरकार के लिए एक बड़ी
चुनौती है। उद्देश्य क्या है ICDS का? 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। अगला उद्देश्य है मृत्यु दर, रुग्णता यानी कि बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना एवं उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों की देखभाल करने के लिए बच्चे की एवं मां की क्षमता को बढ़ाना। इस कार्यक्रम में आज के समय में 41 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल हैं और इन सेवाओं को आंगनवाड़ी नाम के चाइल्ड केयर सेंटर में एकीकृत तरीके से वितरित किया जाता है। तो सेवाएं कौन कौन सी हैं जो ICDS द्वारा प्रदान की जाती हैं? सेवाएं हैं अनुपूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। इसका जो लक्ष्य समूह है वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माँ एवं स्तनपान कराने वाली माता इस ग्रुप लक्ष्य समूह में आती हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर के द्वारा ये सेवा प्रदान की जाती है। प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इसमें 6 वर्ष तक से कम वर्ष के बच्चे जो भी गर्भवती महिलाओं को टीके लगते हैं वो सम्मिलित होती हैं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं भी सम्मिलित होती हैं। ये सेवा ANM या MO द्वारा प्रदान की जाती है। ANM आपने नाम सुना होगा, गांव में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होती हैं जो कि हिंदी में जिसको सहायक नर्स प्रसूति नर्स कहते हैं, जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल होती हैं। वो इस प्रतिरक्षण की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर जो MO होते हैं वो भी ये सेवा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य जांच की जाती है 6 वर्ष तक के कम बच्चों की एवं गर्भवती माँ और स्तनपान कराने वाली माता की। ये भी ANM MO या आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रेफरल सेवाएं भी देता है ICDS, जो कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एवं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए होती है। ये आंगनवाड़ी वर्कर ANM या MO द्वारा दी जाती है। स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है जिसका टारगेट ग्रुप है 3 से 6 साल के बच्चे, यानी कि प्री स्कूलिंग वहाँ पे कराई जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस सेवा को प्रदान करती है। वो बच्चों की टीचर बन के उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन देती है, जिसको कि इनफॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। पोषण और अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें महिलाएं आती हैं 15 से 45 वर्ष तक की। क्यों टारगेट किया गया है ICDS में महिलाओं को? क्योंकि महिलाओं पर ही पूरा घर निर्भर करता है, तो उनको पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा, ANM द्वारा या MO द्वारा दी जाती है। तो ये विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं ICDS द्वारा। अगली संस्था है SOS चिल्ड्रन विलेज। ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें अनाथ और परित्यक्त बच्चे, ऐसे बच्चे जो छोड़ दिए गए हैं घर द्वार से, उनकी दीर्घकालीन देखभाल के लिए एक पारिवारिक दृष्टिकोण है SOS चिल्ड्रन। भारत में SOS विलेज की
स्थापना 1964 में फरीदाबाद में स्थापित की गई, जो दिल्ली से लगा हुआ है। अब संगठन को देश भर के 40 अनोखे गांवों में करीब 6000 ज़रूरतमंद या घर से त्यागे गए बच्चों का ध्यान रखा जाता है। इस संगठन के अंतर्गत इसका उद्देश्य जानते हैं। SOS गांव में बच्चों को परिवार आधारित दीर्घकालीन देखभाल प्रदान करने की योजना बनाई गई। यही इसका उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो घर द्वारा परित्यक्त कर दिए गए हैं या भाग गए हैं, छोड़े हुए हैं, जिनके पेरेंट्स का कोई पता नहीं है, वो अपने जैविक परिवारों को छोड़कर इस विलेज के परिवार के साथ रह रहे होते, क्योंकि उनके जैविक परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई घर से भाग गया, पता ही नहीं परिवार का है, किसी वजह से अपने परिवार से जो दूर हो गए हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? SOS चिल्ड्रन विलेज की प्रक्रिया, ये संगठन निम्नलिखित 4 स्तंभों पर आधारित है। इसमें 4 स्तंभ है: माँ, भाई बहन, घर और गांव। हर एक बच्चे को देखभाल करने के लिए वहाँ पर माँ या पिता होते हैं, माता पिता होते हैं। हर बच्चे के पारिवारिक संबंध होते हैं, जो जितने भी बच्चे वहाँ होंगे उनका, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं तो उनके अंदर पारिवारिक संबंध बन जाता है, भाई बहन जैसा रिश्ता बन जाता है, और वह जिम्मेदारी की भावना को साझा करने के लिए करते हैं और उनके अंदर प्रेम की भावना में भी वृद्धि होती है। इस तरीके से एक और इसका पिलर है, यानी कि बच्चों को एक घर मिल जाता है, एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि बच्चे मन से बहुत नाजुक होते हैं, तो अगर उनके साथ परिवार नहीं है तो वो असुरक्षित महसूस करेंगे। तो जहाँ पर वो एक साथ रह रहे हैं SOS चिल्ड्रन विलेज में, वहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं और संबंधित, एक दूसरे से संबंध की, रिलेशन की भावना डेवलप होती है। एक गांव, इसका आखिरी पिलर है गांव। एक समुदाय, गांव मीन्स एक समुदाय बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं, जिसके कारण जैसे कि हमारी पारिवारिक नींव होती है, उसकी ये पारिवारिक उन लोगों के लिए ये पारिवारिक नींव का कार्य करते हैं। ये इकाई एक परिवार की तरह होती है और बच्चों को एक बार फिर रिश्तों और प्यार का अनुभव होता है SOS चिल्ड्रन विलेज में रह के। और बच्चों को जो दर्दनाक अनुभव हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने घर से निकल गए हैं या भाग आए हैं या किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बिछड़ गए हैं घर वालों से, तो उस दर्दनाक अनुभव से उनको उभरने का मौका मिलता है। SOS चिल्ड्रन विलेज की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक घर जैसा माहौल होता है और 24 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं या अपने परिवार के तरीके से SOS चिल्ड्रन विलेज में निवास कर सकते हैं। लाभ क्या है इस SOS चिल्ड्रन विलेज का? सबसे बड़ा लाभ है कि ऐसे बच्चे जिनका कोई घर नहीं है, वो एक स्थिर परिवार के माहौल में बड़े होते हैं और व्यक्तिगत रूप से समर्थित होते हैं, जब तक कि वो एक युवा ना बन जाए, उनकी आयु 24 से ऊपर ना हो जाए। SOS परिवार एक साथ रहते हैं और एक सहायक गांव का वातावरण बनाते हैं। वे स्थानीय समुदाय के साथ एकीकृत और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। जो भी कार्य होते हैं आसपास के क्षेत्र में, उसमें वो सहायता करते हैं। सबसे बड़ा योगदान जो SOS चिल्ड्रन विलेज द्वारा दिया जाता है वो ये है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि भोपाल में 1884 में विषाक्त गैस दुर्घटना हुई थी, उसका रिसाव हुआ था, या भीषण चक्रवात या विनाशकारी भूकंप या सुनामी आने पर SOS बच्चों के गांव ने आपातकालीन राहत कार्यक्रमों द्वारा तत्कालीन सहायता प्रदान की ऐसे क्षेत्र में जहां विशेष रूप से इन SOS गांवों को स्थायी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है।
नेक्स्ट है बाल गृह, चिल्ड्रंस होम। बाल गृह सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और यहाँ पर 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रहने की सुविधा होती है और वो सभी बच्चे जिन्हें विभिन्न कारणों से किसी देखरेख में, कस्टडी में रखा जाता है, वो सभी इन घरों में रहते हैं। तो आमतौर पे ये बाल गृह 3 तरीके के होते हैं और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ये होते हैं। इसमें पहला जो है घर बाल गृह वो है ऑब्जर्वेशन होम्स या संप्रेषण गृह। ऐसे यहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जो अपने माता पिता से दूर हो गए हैं किसी भी कारण से। तो जब तक उनके माता पिता ट्रैक नहीं कर लिए जाते हैं, ढूंढ नहीं लिए जाते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता नहीं चल जाता है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो बाल गृह में के संप्रेषण होम में, ऑब्जर्वेशन होम में रह सकते हैं। दूसरा प्रकार है विशेष गृह, जहाँ पर कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को हिरासती देखरेख में रखा जाता है, पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं और उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया है, इनको स्पेशल होम या विशेष गृह में रखते हैं। अगला प्रकार है जुवेनाइल और चिल्ड्रंस होम, बाल सुधार गृह भी कहते हैं, जहाँ यहाँ पर वो बच्चे रखे जाते हैं जिनके परिवार का कुछ पता नहीं होता है, या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता, अभिभावक छोड़ चुके होते हैं या अस्वस्थ होते हैं या मर चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐसे बच्चों को भी रखा जाता है जिनके माता पिता या अभिभावक उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं होते हैं। सरकार पर ऐसे बच्चों को घर, बोर्ड, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। आजकल अधिकतर किशोर बाल गृह सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, NGO जिनको बोलते हैं, द्वारा चलाए जाते हैं। इन किशोर बाल गृहों में बच्चों में ऐसे कौशल विकसित किए जाते हैं या ऐसे कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है जिससे वो समाज का उत्पादक या उपयोगी सदस्य बन सके और बनने में सक्षम हो। एक और सरकार द्वारा नीति चलाई गई है गोद लेने की प्रक्रिया। आज के समय में वैसे तो भारत में बहुत परंपरागत है गोद लेने की प्रक्रिया, आज के समय में ज़्यादा व्यापक हो रही है। ये पूरे विश्व में गोद लेना प्रक्रिया बहुत पुरानी है। इसको दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके तहत एक व्यक्ति जो कि बच्चे का जनक नहीं है, वो बच्चे का कानूनी माता पिता मान लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया होती है, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। कानूनी दत्तक ग्रहण स्थायी रूप से जैविक माता पिता जिन्होंने बच्चों को जन्म लिया है, उनसे गोद लेने के साथ साथ एक तो वो बच्चे को गोद ले लेते हैं और सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर देते हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो होते हैं वो गोद लेने वाले पेरेंट्स को उस बच्चे के सारे अधिकार, सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। भारत में एक लंबी परंपरा है गोद लेने की। पहले परिवार के अंदर ही लोग एक दूसरे के बच्चों को गोद ले लेते थे जिनके पास बच्चे नहीं होते थे, और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं द्वारा ये प्रथा चलती थी। लेकिन बदलते समय के साथ परिवार से परे गोद लेने को संस्थागत एवं वैध बनाया गया है। तो किस तरीके से गोद लिए जाते हैं बच्चे? बेसिकली 2 प्रकार से गोद लिया जाता है। एक तो है खुला गोद लेना, ओपन एडॉप्शन कहते हैं। दूसरा है क्लोज्ड एडॉप्शन, यानी कि बंद गोद लेना। ये 2 तरीके के हैं।
खुला गोद लेना नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एडॉप्टिव पेरेंट जो गोद लेते हैं और जो उनके जैविक पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, उनकी जानकारी आपस में शेयर होती है कि इन्होंने हमारे बच्चे को गोद लिया है। लेकिन सारे अधिकार कानूनी रूप से गोद लेने वाले परिवार के पास चले जाते हैं। बंद गोद लेने की प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत पेरेंट्स आपस में बच्चा किसका है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, वो जानकारी गोद लेने वाले पेरेंट्स को नहीं होती है, ना ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ये जानकारी होती कि हमारे बच्चे को किसने गोद लिया है। तो ये दो प्रक्रिया प्रचलित है। सरकार द्वारा एक प्रोसेस बना दी गई, एक विधि बना दी गई है गोद लेने की। सरकार ने बहुत सारी नीतियां और कार्यक्रम के माध्यम से आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया है गोद लेने की प्रक्रिया में। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं वो भी गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। दत्तक ग्रहण नियमों को मजबूत करने के लिए गोद लेने की सुविधा के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के तहत बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं और या तय करने के लिए केंद्रीय एजेंसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी कारा का गठन किया है। कारा नियम, रूल और रेगुलेशन बनाती है, नियम बनाते हैं और उस नियम का पालन करके ही बच्चे को गोद लिया जाता है। कुछ नियम जो बहुत ज़रूरी हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। माता पिता शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से स्थिर हों, आर्थिक रूप से सक्षम हों और स्वस्थ हों, वही लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो। दोनों जीवन साथी की सहमति ज़रूरी है। अगर एक मैरिड कपल बच्चा गोद लेना चाह रहा है तो दोनों हस्बैंड और वाइफ की सहमति ज़रूरी है। अगर एकल महिला है, सिंगल फीमेल है, लेडी है, तो वो किसी भी जेंडर के बच्चे को ले सकती है, बॉय और गर्ल। लेकिन अगर एक पुरुष है, एक अकेला पुरुष है, अनमैरिड है, वो बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो सिर्फ बॉय को ही गोद ले सकता है। गर्ल को, एक बालिका को गोद लेने का उसको कोई अधिकार नहीं है। किसी भी बच्चे को गोद लेने में के लिए जो शादीशुदा लोग हैं उनके बीच कम से कम 2 साल से स्टेबल मैरिड लाइफ जी रहे हों, वही लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक, इसका पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके लिए, उनको नोट डाउन करिए। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं या कमज़ोर क्यों होते हैं? कमज़ोर से यहाँ तात्पर्य संवेदनशीलता से है। बाल अपराधी द्वारा आप क्या समझते हैं? और थर्ड क्वेश्चन है, संक्षेप में लिखिए। या इसका पहला पार्ट है SOS बच्चों के गांव, SOS चिल्ड्रन विलेज, ऑब्जर्वेशन होम, ICDS और किशोर न्याय अधिनियम 2000। इनको संक्षेप में लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, टॉपिक को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, डेफिनेटली आपको उसका हल मिलेगा। एंड सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।